स्वागत है साथियों आप सब लोगों का प्रोफेसर की क्लास 85 में। साथियों आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करेंगे जो क्या है मनु से रिलेटेड है। ये इंडियन थिंकर हैं और ये जो है आपका बहुत महत्व रखते हैं। इनकी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इनको समझेंगे कि मनु के बारे में हम समझेंगे, इनकी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। चूँकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, इस वजह से इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और एक वर्ड मैं आपसे और कहना चाहूँगा, एक वाक्य। आप नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एमए कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से बीए कर रहे हैं, है ना, ये भी पॉलिटिकल साइंस है, और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, मेरा चैनल जो है प्रोफेसर क्लास 85, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे तैयारी करवाता हूँ। यहाँ पे आपको लेक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, आपको PYQ मिलेगा, MCQ मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज हम करेंगे मनु धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति जो है वो बहुत महत्व रखती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। तो मानव धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति, मनु को वैदिक सभ्यता का समकालीन कहते हैं, मतलब 1000 वर्ष पूर्व का माना जाता है इसे, ईसा से 1000 वर्ष पूर्व। और अब कितनी चली, 2023। तो जब जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उससे 1000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, और 2023 अब चल रहा है, तो लगभग 3023 वर्ष पुराना माना जा सकता है। इसमें 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति को मनु संहिता भी कहा जाता है, मानव धर्मशास्त्र कहा जाता है, मानव शास्त्र कहा जाता है। मनुस्मृति के रचयिता मनु को मानव जाति का जनक कहते हैं, पृथ्वी का प्रथम राजा कहते हैं, और प्रथम विधिवेत्ता भी कहते हैं। अब क्या है कि भाई इन्होंने प्रारंभ में क्या था कि राजा की उत्पत्ति से पहले मत्स्य न्याय था, अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती थी, और ढेर सारी छोटी मछलियाँ इकट्ठा होकर वो बड़ी मछली को खा जाती थी। तो ऐसा न्याय था कि मतलब कोई नियम, कोई मानदंड, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। जिसकी लाठी उसका भैंस, अराजकता की स्थिति ठीक वैसी स्थिति थी जैसी हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में जिसका वर्णन किया था, है ना। जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके पास ताकत है वही शासन करेगा, वही नियम कानून सब कुछ वही निर्धारित करेगा। तो ऐसा कुछ कानून नियम तो नहीं निर्धारित करेगा, लेकिन हाँ उसी का ही वर्चस्व होगा जिसके पास ज़्यादा ताकत है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, व्यवस्था नहीं बन पाती। मनु का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1794 में सर विलियम जोन्स, है ना, सर विलियम जोन्स ने किया था, और ऑर्डिनेंसेस ऑफ मनु के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाता है, ऑर्डिनेंसेस ऑफ मनु। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मनुस्मृति का सबसे पहले किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो सर विलियम जोन्स थे। और वो पुस्तक कौन सी थी जिसमें प्रथम मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, तो ऑर्डिनेंसेस ऑफ मनु थी। अब इसके कुछ विचार पढ़ लेते हैं। राज्य का आधार धर्म व दंड है। थोड़ा सा समझना दंड को। दंड का तात्पर्य कहीं पे सैनिक और शक्ति से लिया जाएगा, और कहीं पे कानून और विधियों से लिया जाएगा, थोड़ा सा बाद में आपको पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, धर्म राज्य का मूल आधार है, मतलब राज्य का उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना करना। ठीक है ना, क्या राज्य का मूल आधार क्या है, धर्म की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना करना। राज्य एक ऐसी संस्था है जो धर्म आधारित मानदंडों को स्थापित करती है, मतलब ऐसे मानदंड, ऐसे नियम कानून बनाएगी जो धर्म के अनुकूल हों, धर्म के प्रतिकूल ना हो। तो ऐसे मानदंड, धर्म आधारित मानदंड या कानून विधियाँ, धर्म आधारित कानून विधियाँ बनाएगी राज्य। ठीक है ना, जहाँ राज्य का मुख्य आधार बिंदु धर्म है, वहीं धर्म भी राज्य पर अवलंबित है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई अगर आपको धर्म की स्थापना करनी, धर्म का आधार तो क्या, राज्य का उद्देश्य क्या है, धर्म आधारित मानदंडों की स्थापना करना, है ना, धर्म की स्थापना करना। एक प्रकार से हम समझते हैं कि राज्य क्या करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। लेकिन
धर्म किस पे डिपेंडेंट है? राज्य पर आधारित है। किस चीज़ के लिए? धर्म स्थापना के लिए, ठीक है ना। राज्य पर आधारित है। क्यों? शक्ति जो है वो किसके पास है? वो धर्म के पास नहीं है, वो किसके पास है? राज्य के पास है। इसीलिए कहीं ना कहीं धर्म जो है राज्य पर अवलंबित है, राज्य के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। मनु धर्म, अर्थ व काम पर बल देते हुए त्रिवर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। मतलब तीन वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन। एक तरफ धर्म आ जाता है जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अर्थ आ जाता है जिसमें व्यापार, बिजनेस, उत्पादन आ जाता है, और फिर आपका काम। इन तीन वर्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनुस्मृति में राज्य शक्ति व संप्रभुता को दंड कहा गया है। राज्य शक्ति मतलब जो पावर है, राज्य की शक्ति है, और संप्रभुता, संप्रभुता कहते हैं एक निश्चित विशिष्ट मानव जो अपने जैसे अन्य किसी के प्रति जवाबदेह ना हो, है ना, और औरों से आज्ञा पालन करवाने की उसके अंदर क्षमता हो, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रभु कहलाएगा, ठीक है। तो उसको क्या है? संप्रभुता को इसने राज्य शक्ति व संप्रभुता को दंड कहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। थोड़ा सा दंड को लेके आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन जब आप एंड ऑफ लेसन के आखिरी तक पहुँचेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। समय राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, ठीक है ना। मतलब अब मैंने कहा था ना कि दंड क्या है? कानून और विधियाँ हैं। क्या है? एक प्रकार से कानून और विधियाँ भी हैं। तो मनु के अनुसार दंड की संप्रभु राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, मतलब उन कानून और विधियों के अधीन है, ठीक है, उन नियमों के अधीन है। दंड का दुरुपयोग किए जाने पर ये दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। मतलब अगर आप उन विधियों और कानूनों से हटकर अगर कार्य करेंगे तो क्या होगा कि वो विधि ही आपको नष्ट कर देगी। मनु के अनुसार दंड ही प्रजा पर शासन करता है, मतलब कानून शासन करता है, विधियां शासन करती हैं। राजा तो दंड के प्रयोग का माध्यम है। तो मतलब क्या है कि भाई कानून विधियों के प्रयोग का एक माध्यम है कि वो उन विधियों को, कानूनों को प्रयोग करता है, उस शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा होगा। अगर आप इसको दंड समझ के ही समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप दंड का तात्पर्य शक्ति से समझना, राज्य की शक्ति से समझना, और आप कानून और विधियाँ समझना, इसको तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मनु का प्रसिद्ध कथन है, जब लोग निद्रा में मगन होते हैं तो दंड उन्हें जागरूक रखता है, ठीक है ना। तो आप चाहे कितनी भी निद्रा में हो, ये जो कानून की ताकत है, शक्ति है, वो पावर है, वो आपको जागरूक रखती है। जैसे कि एक रेड लाइट है, ये क्या है? ये रेड लाइट है, रेड लाइट, रेड लाइट, ये रेड लाइट है, रेड लाइट। अब रेड लाइट पे हर समय वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक पुलिस वाला हो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ये 24 घंटे में मुश्किल से 1 या 2 घंटे वहाँ पे ड्यूटी देता है, घंटे ड्यूटी देता है। लेकिन फिर भी बाकी 22 घंटे आप जब भी इस रेड लाइट पे आते हैं, है ना, तो रेड लाइट पे आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं। रेड लाइट पे आप यहाँ पे अपना वाहन रोक लेते हैं। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं होता है तब तक आप नहीं जाते हैं। तो ये क्या है? ये दंड की शक्ति है, ये कानून की शक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे ये अधिकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या हो, आपको उस कानून ने जागरूक कर रखा है कि अगर आप पार करके गए तो आपको क्या हो जाएगा? आपका चालान हो जाएगा। तो इसी है कि भाई दंड क्या है? जागरूक रखता है। जब आप नींद में रहेंगे तब भी। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजा की उत्पत्ति से संबंधित देवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मतलब ये राजा की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अब इनका जो राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत उसमें राजा का वर्णन है, उसका नहीं, राज्य का नहीं, ठीक है ना। कि हॉब्स लॉ रूसो हॉब्स के में क्या होता है कि हॉब्स में क्या होता है कि सामाजिक समझौता करके राज्य का निर्माण किया। लेकिन मनुस्मृति कहता है कि लोगों ने आपसी सहमति पे राजी होकर क्या किया कि मनु को अपना राजा स्वीकार किया, है ना। मतलब उनके सिद्धांत से राजा की उत्पत्ति होती है, राज्य की नहीं होती है, ठीक है ना। तो किसको कहा? उन्होंने मनु को राजा अपना स्वीकार किया। तो इसका मतलब उन्होंने राज्य की नहीं, राज्य की उत्पत्ति की। मनु राजा के अंदर 8 राजाओं देवताओं के गुण बताता है। कौन कौन से? चंद्र, सूर्य,
चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि की शक्तियों के तत्वों से निर्मित। एक प्रकार से इसने क्या कर दिया, राजा को क्या बता दिया कि राजा के अंदर इन 8 देवताओं की पावर है, ताकत है, तत्व हैं। तो इस तरह से उसने क्या बोलते हैं, एक प्रकार से पावरफुल बना दिया या निरंकुश बना दिया। लेकिन क्या वो निरंकुश है? नहीं, वो निरंकुश नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर दंड की पावर है, कानून और विधियों से भी वो बंधा हुआ है। क्या है वो? कानून, निरंकुश नहीं है, वो कानून के अधीन है, जैसा कि राजा ने नहीं, विद्वानों ने बनाया है। मनु के अनुसार राजा के प्रमुख कर्तव्य हैं प्रजा रक्षण, मतलब प्रजा को की रक्षा करना, प्रजा का जन कल्याण करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक ना, वर्ण व्यवस्था का वर्णन सामाजिक व्यवस्था में है। अब राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मनु के 7वें अध्याय में, ये तो हमने कर लिया अभी। अब सप्तांग सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? ये मनु है। मनु के अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां या 7 अंग है। ठीक है ना, सप्त जमा में अंग, सप्त जमा में अंग, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये सप्तांग। सप्तांग मतलब 7 अंग, है ना, 7 अंग, ये चीज है। ये 7 अंग बताते हैं। एक स्वामी मतलब राजा, एक राजा होता है जो, है ना, स्वामी मतलब अर्थात राजा, जो राजा होगा, सम्राट होगा। अमात्य यानी मंत्री होंगे, कुछ मंत्री होंगे। पूर्व माने किला पर कोटा राजधानी होगी। राष्ट्र वो भूमि होगी जहाँ पे जनता निवास करती है। कोटिल्य इसे एक जनपद कहता है। कोष होगा, खजाना होगा, जहाँ पे संसाधन होंगे। ठीक है ना, संपदा होगी। दंड, ये एक विधियाँ, कानून, रक्षा करने वाली शक्ति या सेना है। सुहृदय अर्थात मित्र, एक इसके राज्य के मित्र भी होंगे कई सारे। मंत्रिपरिषद मनु के अनुसार मंत्रिपरिषद में 7 से 8 मंत्री होने चाहिए। अब ये मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत षड्गुण्य नीति और उपाय। उपाय का हम अभी जिक्र करते हैं। साम, दाम, दंड, भेद। साम का मतलब है कुछ समझाकर, बुझाकर उसको अपने पक्ष में कर लो। दाम मतलब उसको कुछ देकर, है ना, धन देकर लालच देकर उसको अपने वहद में कर लो। भेद मतलब फूट डाल दो, दो राज्यों के बीच में फूट डाल दो। दंड मतलब उस पर आक्रमण कर दो, उसका दमन कर दो। ठीक है ना, उसका दमन कर दो, ये चीज़ है। तो ये आपका उपाय थे जो बताए गए। अब ये है आपका मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के बीच में एक राजा होता है विजुगित्स। ये क्या होता है? ये राज्य विस्तार की इच्छा है इसकी, है ना, राज्य विस्तार की या विजय की इच्छा होती है इसकी। चूंकि ये राज्य विस्तार करना चाहता है और विजय प्राप्त करना चाहता है, तो इसके पड़ोसी राज्य ये हमेशा भयभीत रहेंगे कि भाई ये हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा और हमारे राज्य को अपने राज्य में मिला लेगा, है ना। तो ये क्या है? ये सामने वाला अरि कहलाएगा, मतलब सामने का शत्रु। इसको क्या कहा है? अरि कहा है। ये सामने का शत्रु होता है। और जिस तरह से ये विजुगित्सु है, उसी से ये भयभीत है अरि, उसी तरह से ये जो राष्ट्र है, इसके सामने वाला राष्ट्र, वो इससे भयभीत रहता है कि कहीं ये कल को मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे और मेरे राज्य की सीमाओं को अपनी सीमाओं में ना मिला ले, है ना। तो अरि का शत्रु, है ना, अरि का शत्रु विजुगित्सु का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मित्र कहलाएगा। तो इसे कहते हैं ये सामने का मित्र हो जाता है। उसी तरह से अब सामने के मित्र का जो पड़ोसी है वो इससे भयभीत रहता है कि ये कहीं मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे और अपनी सीमाओं को, मेरी सीमाओं को अपनी सीमाओं से ना मिला ले। तो ये क्या हो गया? ये इसका शत्रु ये बन गया। तो लेकिन इसका शत्रु ये है, तो ये दोनों क्या हो गए? मित्र बन गए। ये मित्र बन गए, तो अरि का मित्र बन गया ये। ठीक है ना। अब दूसरा है, अब ये मित्र का मित्र है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अरि जो है मित्र का शत्रु है ना, और अरि मित्र की सीमा इस राष्ट्र के संग मिलती है। तो ये इससे भयभीत रहता है कि कहीं कल को ये मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे और मेरी सीमाओं को अपनी सीमाओं में ना मिला ले। तो ये इससे स्वाभाविक रूप से इसका मित्र बनना चाहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? मित्र का मित्र हो गया। विजुगित्सु का मित्र कौन है? ये वाला मित्र है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अरि का शत्रु है। और
इसका इसका शत्रु, है ना, अरि मित्र का शत्रु, मित्र जो है वो मित्र का राष्ट्र हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, मित्र का मित्र हो जाएगा, हमारे मित्र का मित्र हो गया। उसी तरह से फिर अरि का मित्र, अरि मित्र का मित्र हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वो, ये रहा। उसी तरह से अब पीछे की बात की है, पीछे की बात करता है पार्षणी ग्रह, पीछे का शत्रु, ठीक है। ये भी इससे भयभीत रहेगा कि कहीं विजुगसी मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, तो ये इससे शत्रु भाव रखेगा। अब ये अक्रांदा है, अक्रांदा क्या करेगा, वो पार्षणी ग्रह से दुश्मनी रहेगी उसकी, क्यों, क्योंकि इसकी सीमाएं सटती हैं, तो ये इसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। उससे इस तरह से पार्षणी ग्रह जो होगा, पार्षणी ग्रह ये जो होगा ये इससे भयभीत रहेगा कि भाई कहीं आक्रांदा मेरे ऊपर आक्रमण करके मेरी सीमाओं को अपने में ना मिला ले। तो ये आक्रांदा के शत्रु पार्षणी ग्रह से मित्रता कर लेगा कि भाई ये मेरा मित्र हो गया। उसी से आक्रांदा सार जो है वो पार्षणी ग्रह से भयभीत रहेगा, तो ये क्या कर लेगा, ये इससे मित्रता कर लेगा। तो इस तरह से एक चैन चलती है। और इसी के बीच में एक ये मध्यक होता है, जिसकी सीमा मध्यक विजुगिसी और अरि दोनों से मिलती है, तो ये मध्यक होता है। ये दोनों से किसी से मित्रता किसी से शत्रुता कर सकता है, या दोनों के साथ एक साथ मित्रता या शत्रुता भी रख सकता है। और एक राज्य होता है उदासीन, जिसकी सीमा अरि या विजुगिसी से नहीं मिलती है, उदासीन होता है, ये एक कोने में पड़ा रहता है, इसको नहीं फर्क पड़ता है, ये कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, उससे कोई फर्क इसके सेहत पे पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका मंडल सिद्धांत था। यह सिद्धांत मनु की विदेश नीति के संदर्भ में है, पड़ोसी राज्यों से संबंधित है ये, ठीक है ना। पड़ोसी राज्यों के संग कैसा व्यवहार होता है हमारा, कौन हमारा शत्रु कौन हमारा मित्र, इस पर डिपेंड करता है। अब अगर नक्शे में देखें तो ये क्या है, पाकिस्तान है ना, यही है ना पाकिस्तान। ऐसे करके हमारा हिंदुस्तान बनता है, ऐसे करके फिर हम चले जाते हैं, ऐसे करके ऐसे हमारा हिंदुस्तान बनता है, ऐसे बनता है ना, ये पाकिस्तान आ जाता है हमारा, ये पाकिस्तान है, ये सारा पाकिस्तान है। एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो सारा ही मिट गया, हद है यार। चलो तुम भी मिट जाओ, फिर दोबारा से बना लेंगे हम। अब जैसे हम चालू करते हैं, एक हम टेम्परेरी सा मैप बनाएंगे, ठीक है। आजकल पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये ऐसे करके हम यहाँ चले गए। ये है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है। ये इधर क्या है, चीन है, सारा का सारा, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे करके बहुत दूर तक चीन है। इधर क्या है, ये रूस है, और इधर क्या है, ये क्या है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान तो खैर बड़ा है, इतना छोटा नहीं है, ये सारा पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान तो क्या है, हम क्या हैं, विजुगिसी हैं, यही है। ये क्या है, अरि है ना, और ये क्या है, मित्र। हो गया ना। आप इसमें लगा के देखेंगे तो कितना बढ़िया सेट बैठ रहा है। हम विजुगिसी हैं, ये हमारा शत्रु है पाक, और पाक की सीमा अफ़गानिस्तान से लगती है, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के से आशंकित रहता है कि कल को पीछे ऊपर से अफ़गानिस्तान मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो पाकिस्तान हमें शत्रु समझता है, और पाकिस्तान का शत्रु अफ़गानिस्तान है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मित्र हो गया। क्या हो गया, ये हमारा मित्र हो गया। और हम यहाँ पे देखो कई सारे काम कर रहे हैं अपने मित्र के लिए। हम वहाँ पे सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, संसद का निर्माण कर रहे हैं, और सलमा डैम उसको हम वहाँ पे उसके निर्माण का कार्य भी हम ही
कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। उसी तरह से चीन, ये हमारे पीठ का क्या है, शत्रु है, शत्रु है, ठीक है ना। क्या है ये, हमारा पीठ का शत्रु है, ये हमारा दुश्मन है, ठीक है ना। पार्श्वनी ग्रह, ठीक है ना, पार्श्वनी ग्रह, पार्श्वनी ग्रह है, ठीक है ना। और ये हम इससे आशंकित रहते हैं कि हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे। और उसी तरह से ये चीन हमसे आशंकित रहता है कि कहीं ये हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों का अतिक्रमण ना कर दे। और ये जो है ये रूस इससे आतंकित रहता है कि भाई ये हमारे इस रूस के साथ इसके कई सारे सीमा विवाद भी थे कालांतर में। तो ये क्या हो गया भाई, हमारा शत्रु ये बन गया और चीन का शत्रु रूस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, मित्र हो गया फिर, है ना। तो इस तरह से ये चलता है मंडल सिद्धांत, ठीक है ना। तो आप इस तरह से समझ के देखें, समझाने की कोशिश। तो ये क्या है, मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। तो क्या होता है कि भाई जब कोई इस तरह से हम क्या करते हैं, एक शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं, एक शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं, है ना। कि हम जब कोई कमज़ोर राष्ट्र होता है और उसका कोई शत्रु राष्ट्र शक्तिशाली होता है, तो हम उसके शत्रु को अपनी तरफ मिलाकर क्या कर लेते हैं, एक शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। मंडल राज्यों का वृत्त या घेरा होता है, इसमें 12 राज्य व 72 प्रवृत्तियाँ होती हैं। मंडल के मध्य में क्या होता है, विजुगिसी होता है, ठीक है, अर्थात राज्य विस्तार की इच्छा रखने वाला, विजय प्राप्त करने वाला कहलाता है वो। अब साणगुणीय नीति में 6 नीतियाँ बताई गई हैं। तो पहला क्या, संधि संबंध बनाना, ये भी क्या बोलते हैं, पड़ोसी राज्यों के संबंध में है और विदेश नीति से संबंधित है। हमें क्या करना चाहिए, हम किसी के संग संबंध बनाएं, हम संधि करें, संधि कर सकते हैं, हम उससे संबंध बना सकते हैं, दोस्त कर सकते हैं, व्यवहार बना सकते हैं, या संबंध तोड़ सकते हैं। हम किसी राष्ट्र के संग क्या कर सकते हैं, संबंध तोड़ सकते हैं या संबंध बना सकते हैं। ये हमारे हित के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि क्या बोलते हैं, कभी जो पाकिस्तान था वो अमेरिका की गोद में बैठता था, लेकिन अब उससे उसके हित पूरे हो गए, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो वो चाइना की गोद में चला गया। यान चढ़ाई करना, आक्रमण करना, हम किसी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। आसन मतलब मौन रहना, उदासीन रहना, तटस्थ रहना, मतलब हम बैठे हुए, हम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे गुटनिरपेक्ष देशों ने क्या बोलते हैं, शीत युद्ध के दौरान किया था, उन्होंने यूएसएसआर और यूएसए के खेमे से अपने आप को अलग कर लिया था। संशय, शक्तिशाली के समक्ष समर्पण, अब कोई राष्ट्र अगर कमज़ोर है तो वो क्या कर सकता है, किसी शक्तिशाली राष्ट्र से मदद मांग सकता है, उसके अंडर में जा सकता है, समर्पण कर सकता है, ठीक है। जैसे कि भूटान जो है उसका काफ़ी लंबे समय तक हम ही कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, आपका बाह्य आक्रमण और सुरक्षा ये हमारे जिम्मे है। द्वैधी भाव, एक साथ दो नियमों का पालन हम कर सकते हैं, एक के संग शत्रुता कर सकते हैं, दूसरे के संग, एक के संग संधि कर सकते हैं, दूसरे के संग हम संधि को तोड़ सकते हैं, विग्रह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो भाव होंगे इसमें एक साथ। और इसमें क्या है, यही मंडल सिद्धांत का कुछ नहीं है, प्रसार है, ठीक है ना, उसी का विस्तृत रूप है। अब मनु का राष्ट्र क्या है, तो इसमें सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्राम होती है। ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता है। एक ग्राम का अध्यक्ष ग्रामाध्यक्ष कहलाएगा। 10 ग्रामों का अध्यक्ष दशापति, 10 का मतलब होता है 10, है ना, 10, तो दशाधिपति मतलब दशाधिपति हो गया। 20 ग्रामों का विंशति हो गया। 20 का मतलब 20 से लगा सकते हो। 100 ग्रामों का प्रधान हो गया सती। शत का मतलब होता है, शतक का मतलब होता है 100, तो 100 ग्रामों का जो प्रधान होगा शतापति कहलाएगा। और इस तरह से इन्होंने विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के समीप है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कर दिया कि शक्तियों को अलग अलग गांवों में अलग अलग उसमें डिवाइड करके इन्होंने कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण को के समीप हैं ये। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो मनु ने दंड व्यवस्था में तीनों सिद्धांत निरोधात्मक, सुधारात्मक, परिशोधनात्मक का समन्वय किया है, बिल्कुल सही है। मनु का न्याय व दंड व्यवस्था विभेदीकृत है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था है। समान अपराध के लिए ब्राह्मण को कम दंड मिलेगा और शूद्र को अधिक दंड मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई एक जैसा अपराध करते हैं शूद्र और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को तो कम दंड दिया जाएगा, शूद्र को बहुत ज़्यादा दंड दिया जाएगा। अगर इन्होंने कहा भी है कि अगर शूद्र के कानों में अगर वेदों की ध्वनि पड़ जाए तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल देना चाहिए। इतने कठोर थे मनु, इतनी असामाजिक थे। अगर सही में कहें तो कहीं ना कहीं मनु ने जो सामाजिक व्यवस्था का बीजारोपण अपने समय में किया था, उसी की बदौलत ही
भारत विदेशी आक्रमणों का और विदेशी शासनों का गुलाम बना, ठीक है ना। क्योंकि एक और एक दो, दो और दो चार होते हैं, ठीक है। अगर अगर हम चार थे, है ना, इन्होंने हमें डिवाइड करके अलग अलग कर दिया, किसी को शूद्र बना दिया, किसी को वैश्य बना दिया, किसी को ब्राह्मण बना दिया और किसी को क्षत्रिय बना दिया। अगर हम मुगलों का या फिर क्या बोलते हैं अंग्रेज़ों का मिलकर सामना करते तो हम चार होते और हम उनसे बड़ी आसानी से लड़ाई कर लेते। लेकिन इसने इसने मनु ने जो बीज बोया था उसकी वजह से हम सारे अलग अलग हो गए। तो इस वजह से एक अकेला क्षत्रिय ही रह गया जो सामना करता था, लेकिन वो एक हाथ से ताली बजती नहीं है। इसीलिए क्षत्रिय बाबू हो गए फुस, है ना। और अब जब हम एक हो गए तो हम ताकत बन गए हैं, ठीक है। तो मनु वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, लेकिन ये ऐसी वर्ण व्यवस्था का समर्थक है जो जन्म आधारित है, ठीक है ना। क्या है? जन्म आधारित है, मतलब कोई जन्म से ही ब्राह्मण बन जाता है, जन्म से ही क्षत्रिय बन जाता है और जन्म से शूद्र बन जाता है ना। और ये क्या कहते थे कि शूद्र दासत्व को शूद्र की स्वाभाविक नीति मानते थे, कि मतलब जो शूद्र पैदा हुए हैं वो गुलामों के लिए पैदा हुए हैं। प्लेटो ये अरस्तु के करीब चले गए, अरस्तु भी तो कहता है ना कि कुछ भाई गैर यूनानी जो होते हैं, है ना, यूनानी तो दास नहीं बन सकते, लेकिन कुछ के लिए ये कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही दास बनने के लिए पैदा होते हैं। अब बाबा साहब को आधुनिक मनु कहा जाता है, इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाया या वर्ण व्यवस्था पे चोट की है, वो तो इन्होंने संविधान का निर्माण किया, इस वजह से कहा जाता है। लेकिन उनको मनु के नाम से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मनुवाद का विरोध किया है और मनु को जला दिया था, इन्होंने मनु को जला दिया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल पॉपर एंड इट्स ओपन, कॉल पॉपर की बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। इसके अंदर इन्होंने 3 लोगों का विरोध किया है जो क्या है, खुले समाज के दुश्मन हैं। एक तो आपका कार्ल मार्क्स है, दूसरा आपका प्लेटो है और तीसरा शायद हेगल है। हो सकता है मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा हो, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि प्लेटो क्या करता है, 3 वर्गों का सिद्धांत, 3 वर्ग बना देता है, ठीक है। एक दार्शनिक वर्ग हो गया, शासन का काम करेगा, एक सैनिक वर्ग हो गया और एक हो गया आपका उत्पादक वर्ग, है ना। उत्पादक वर्ग वाला सैनिक वर्ग में शामिल नहीं हो सकता, सैनिक वर्ग वाला दार्शनिक वर्ग में शामिल नहीं हो सकता, दार्शनिक वर्ग वाला सैनिक या आपका उत्पादक वर्ग में नहीं जा सकता। इस तरह से इन्होंने एक बंद समाज का निर्माण कर दिया, कि ऐसा समाज जो बंद है, जिसमें एक वर्ग में से दूसरे वर्ग में नहीं किया जा सकता। उसी तरह कार्ल मार्क्स ने भी 2 वर्गों का वर्णन किया है, एक क्या बोलते हैं पूंजीपति वर्ग और दूसरा हो गया मजदूर वर्ग, है ना, श्रमिक वर्ग। और श्रमिक वर्ग उसमें नहीं जा सकता, अमीर वर्ग नहीं जा सकता, अमीर वर्ग इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। उसी तरह से मनु ने भी एक बंद समाज का निर्माण किया है, जन्म आधारित। इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कार्ल पॉपर जो हैं ऐसे लोगों के बहुत बड़े आलोचक थे, लेकिन इन्होंने मनु का वर्णन करना भूल गए। ये मनु का वर्णन करना भूल गए, इनको मनु का वर्णन करना चाहिए था, क्योंकि मनु भी एक क्या है, बंद समाज का व्यवस्था का प्रणेता है। क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल पॉपर एंड इट्स इन कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में बंद समाज, ओपन समाज के शत्रुओं का वर्णन किया है, ठीक है ना। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में मुक्त समाज के दुश्मनों का वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किसका वर्णन ये नहीं करते हैं? तो उसमें नाम होगा आपका प्लेटो, हेगल, कार्ल मार्क्स और आपका ये मनु। तो आप याद रखना, आपको लगेगा कि हाँ भाई कार्ल पॉपर ने तो ओपन खुले समाज के शत्रुओं की चर्चा की है और मनु भी खुले समाज का शत्रु है। नहीं, मनु भी है बिल्कुल खुले समाज का शत्रु है, बंद समाज का निर्माण करता है, लेकिन इसका वर्णन करना कार्ल पॉपर भूल गए। अगर कार्ल पॉपर को पता होता तो शायद वो इसका भी बेजोड़ तरीके से इसकी आलोचना करते। मनु स्त्रियों के 2 दर्जे का समझता है भाई। कई जगह उसने लिखा, कुछ ऐसे श्लोक मिलते हैं जैसे पशु पक्षी नारी सब ताड़न के अधिकारी, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। और एक जगह, कुछ जगह ये भी लिखा हुआ है कि भाई यत्र नारी पूजस्ते तत्र देवता रमनते। तो इस पे ज़रूर विवाद है, ठीक है, हमें इसमें नहीं देखना है। अंबेडकर जी ने मनु को अंतर्जातीय विवाह का विरोध किया है। अब मनु क्या कहता है कि मनु देखो कितना सियाना था, कितना समझदार था। मनु कहता है कि भाई उच्च जाति वाला जो होगा वो निम्न जाति की महिला से विवाह कर सकता है। क्या? उच्च जाति वाला
निम्न जाति की महिला से विवाह कर सकता है। कि मतलब अगर कोई ब्राह्मण पुरुष है, कि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई प्रकृति है कि कई बार शूद्रों, अक्सर शूद्रों के घर में गुणवती और सुंदर महिलाएं पैदा हो जाती थी, है ना, लड़कियां पैदा हो जाती थी। तो मनु ने क्या किया कि कहा कि भाई अगर कोई ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण पुरुष शूद्र की महिला से विवाह कर सकता है ना। क्यों भाई कहते हैं ना कि भाई उनका मानना था कि भाई खूबसूरत, बढ़िया और कीमती चीज़ शूद्रों के पास नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई गुणवती और सुंदर महिला अगर शूद्रों के घर में पैदा हो गई तो वो कहते हैं कि भाई उससे ब्राह्मण तो शादी कर सकता है, उससे क्षत्रिय शादी कर सकता है, लेकिन किसी ब्राह्मण की महिला से, बेशक वो कुरूपी क्यों ना हो, वो बदसूरती क्यों ना हो, उससे शूद्र का पुरुष विवाह नहीं कर सकता है ना। तो इसने अंतरजातीय विवाह की अनुमति तो दी, लेकिन उल्टे क्रम में दी, है ना। अगर कायदे से कोई भी किसी भी महिला से शादी कर सकता है ना, कहीं का भी हो, है ना, चाहे बेशक महिला आपका ब्राह्मण हो और पुरुष शूद्र हो, कर सकता है। ये तो अंतरजातीय विवाह हो गया। लेकिन इसने कहा कि भाई शादी तो कर सकता है, लेकिन निम्न कुल की, निम्न जाति की महिला होनी चाहिए, उच्च जाति का पुरुष होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये देखा कि भाई जो खूबसूरत युवतियां हैं ना, वो शूद्रों के पास नहीं रहनी चाहिए, उन पे भी ब्राह्मणों का और क्षत्रिय का कब्जा होना चाहिए। ऐसे थे, इतने घटिया थे मनु। ठीक है, लोग ब्राह्मण जो लोग हैं वो बहुत वो पूजा करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतने घटिया थे उन्होंने। तो ऐसा किया। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने ये लेक्चर दिया, आप लोगों को अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कौटिल्य के साथ। जय हिंद।